नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से केजरीवाल को 15,000 रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई। जांच एजेंसियां उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को आज यानी शनिवार को पेश होने कहा था। अरविंद केजरीवाल के लिए 2 वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 5 दिनों से धरने पर बैठी मधुमिता शुक्ला की बहन निधि की हालत बिगड़ गई है। उन्हें आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की मांग को लेकर निधि धरने पर बैठी हुई है और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती हुई बताई जा रही है। आपको बता दें, निधि का साफ कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वो पिछले 9 सालों से काम कर रही हैं, जिस कांग्रेस की वो पीसीसी सदस्य हैं, बावजूद इसके पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को उसी पार्टी में जगह दे दी गई, जिसकी वजह से निधि काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि पार्टी ने अमन मणि को उसी पार्टी में ज्वाइन कराया है, जिसके लिए वो पिछले कई सालों से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। निधि ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मांग की है कि अमन मणि को कांग्रेस से बाहर किया जाए या फिर निधि को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। आपको बता दें, निधि शुक्ला जहां धरना दे रही हैं, वहां पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी आमिर रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, लगातार निधि अनशन पर बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं। फिलहाल उनकी हालत कैसी है? क्या वो उनकी हालत स्थिर है या फिर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? सर, आपको बता दें कि 5 दिनों से निधि शुक्ला अनशन पर बैठी थी। अनशन वो अपने घर पर कर रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले अनशन से शुरू होने से 2 दिन पहले उनके घर पर हमला हुआ था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको घर पर बिठाला गया था। उनकी आज हालत खराब हो गई। आनन फानन में उनके परिजन जो थे वो उनको ट्रॉमा सेंटर जो है लखीमपुर में, वहां उनको भर्ती कराया गया। डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। जी आमिर, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, क्या कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई आश्वासन निधि को दिया गया है? जी, आपको बता दें किरण कि जब अनशन पर बैठी थी तो तीसरे दिन प्रदेश के जो सचिव हैं संजय पांडे, वो आए थे इनके पास और इनसे कहा था कि अनशन तोड़ दो। उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया था कि अमरमणि त्रिपाठी को और उनके पुत्र को अमरमणि त्रिपाठी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, बल्कि ये आश्वासन दिया था कि पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन निधि शुक्ला का स्पष्ट कहना था कि पार्टी में या तो निधि शुक्ला रहेंगी या फिर अमरमणि त्रिपाठी या अमरमणि त्रिपाठी। तो ऐसे में उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा था और लगातार अनशन कर रही थी। लेकिन आश्वासन के बाद उनको ये आश्वासन मिला था कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा अमरमणि त्रिपाठी को, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, इनका अनशन लगातार जारी था। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद आमिर। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। संभावना है कि 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में मतदान कराया जाए। इसके अलावा आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की बात कही है। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर तमाम पाबंदियां भी लग जाएंगी। आज वो खास दिन है जिसका इंतजार लगभग सभी पार्टीज को है, जनता को भी है, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें ये मौका मिलने वाला है। एक बार फिर से केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार बरकरार रहेगी या फिर विपक्षी दल
सत्ता पर हावी होगा, इसका फैसला महज कुछ महीनों बाद ही हो जाएगा। आज ही उस अहम तारीख का ऐलान होने वाला है जिसका इंतजार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, पार्टीज में किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप? जी किरण, बिल्कुल देखिए, जो 18वीं लोकसभा है उसके लिए चुनावी कार्यक्रम आज यानी कि शनिवार दोपहर 3 बजे जारी हो जाएगा। चुनाव आयोग मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा और इस दौरान जो पूरा चुनावी कार्यक्रम है उसको बताया जाएगा। जी 540 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, आपको बता दें। और जो उत्तर प्रदेश है उसमें तीसरे या चौथे चरण में चुनाव की संभावना है। जी लोकसभा जो चुनाव है ये 5 साल बाद होने जा रहा है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपने बीते दिनों देखा, जो विपक्ष है उसका एक खेमा इंडिया गठबंधन के रूप में तैयार हुआ। बहुत सियासी हलचल हुई। जो इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक थे, जो सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे लेके आए, नीतीश कुमार, उनको भी बीजेपी तोड़ के अपने पाले में वापस लेके चली गई। तो जी ऐसे में जो आज का दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि 5 साल बाद जो है वो जनता को मौका मिलता है चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके सरकार को बरकरार रखने या बदलने के लिए अपने इच्छा अनुसार उसको जैसा लगता है। तो 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आज चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसमें जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म हो रहा है। तो नियम अनुसार 16 जून से पहले जो नई सरकार है उसका गठन हो जाना है। इसी जी के तहत आज चुनाव की घोषणा होगी और जो है नया जो चुनाव के बाद जो शपथ होनी है नई सरकार की, वो 16 जून से पहले पहले हो जानी है। अभिनव, देखिए, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, दोनों जनता को साधने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। ऐसे में आप दोनों पार्टीज की तरफ से किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, दोपहर 3 बजे जिस वक्त चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसी समय से जो आदर्श आचार संहिता है वो भी लग जाएगी। तो इस दौरान जैसे पोस्टर बैनर चीजों पे प्रतिबंध होता है और तमाम नियम कायदा जो है उनका डीएमएसपी अपने अपने जिलों में पालन कराना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो हम विपक्ष और सत्ता पार्टी की बात करें तो ये लोग लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। कल भी आपने देखा, समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कई जगहों से बिजनौर नगीना से प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए। तो जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और बस अब वक्त का इंतजार हो रहा है दोपहर 3 बजे का, जब चुनाव आयोग सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस दौरान मौजूद होंगे। जो जी 2 नए चुनाव आयुक्त बने हैं, सिंधु और तमाम, वो लोग भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में मौजूद होंगे। आपको बता दें, आज का दिन जो है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज 16 मार्च है। आज चुनाव की घोषणा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल माह के अंत में ये जो चुनाव है ये हो सकते हैं और मई मध्य में जो है वो नतीजे आएंगे और तभी नई सरकार का गठन होगा, क्योंकि 16 जून से पहले पहले जो जी नई सरकार है उसका गठन होना है। तो मई लास्ट तक ये पूरा कार्यक्रम जा सकता है और जून से पहले पहले देश में एक बार फिर नई सरकार हो सकती है। अब ये मोदी सरकार तीसरी बार आएगी या विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन वो सत्ता पे जी काबिज बन जाएगा। अभिनव, देखिए, आप लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, लगातार चुनाव को लेकर आपके पास तमाम अपडेट्स आ रही हैं, जनता से आप रूबरू हो रहे हैं, तो जनता में किस तरह की उत्साह कहिए या फिर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पर्व माना जाता है और खासकर भारत की अगर आप बात करें तो समय समय पे यहाँ चुनाव होते रहे हैं। अभी 22 में विधानसभा चुनाव हुआ और फिर तमाम 23 में निकाय के चुनाव हुए, 24 में देखिए फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 25 में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। तो भारत में और खासकर यूपी में चुनाव समय समय पे होते रहे हैं। जो जनता है वो भी चुनाव के लिए बेहद कह सकते हैं एक्साइटेड रहती है और अपने अपने नेताओं को पसंद करती है। जिनको वोट करना होता है वोट करती है, कई जगहों पे विरोध भी देखने को मिलता है। तो जनता भी इस चुनाव कार्यक्रम को लेके बेहद उत्साहित है और 3 बजे का जो पब्लिक है, देश भर की जो जनता है, दर्शक हमारे जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं और हम सबसे पहले जो है वो अपडेट अपने दर्शकों को देंगे कि जी कब चुनाव होगा, उनके वहाँ के उनके शहर में किस दिन वोटिंग होगी और जो तमाम अन्य चीजें हैं वो भी बताएंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव।
ललितपुर में सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ अल्पसंख्यक वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि विशाल आहिरवार नाम के शख्स ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके वायरल होने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग में आक्रोश फैल गया। इसी के बाद लोगों ने सदर कोतवाली प्रभारी को लिखित शिकायती पत्र देकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जौनपुर के शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने अयोध्या में मौजूद चिरैया मोड़ पर मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और यहां पर जनसभा को संबोधित भी किया। बताया जा रहा है कि बीते 20 सालों से ये मार्ग पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर लगातार आरोप लग रहा था कि शिकायत करने के बावजूद इसका निर्माण नहीं हो रहा था। वहीं अब बताया जा रहा है कि ये सड़क बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा आराम मिलेगा। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि ये रास्ता आजमगढ़ की तरफ से सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या के कई बाईपास जैसा भी काम करेगा। ये रहेगा कि देखिए मोदी जी की गारंटी। विधायक जी, आपने कहा लापता सांसद के बारे में जिक्र किया, तो कितना नंबर देंगे सांसद जी को? 10 में? मैं तो 10 में से 0 दूंगा उनको। कभी सांसद जी जब आप लोग से मुलाकात ऐसे जनप्रतिनिधि होने मैं देखिए मैं दुर्भाग्य है ये मेरा कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं एक ही बार उनसे आज तक मिल पाया हूँ। वो भी समीक्षा बैठक जिले पे थी, आए 10 मिनट चर्चा हुई और उसके बाद वो दिल्ली निकल गए वापस। तो ये दुर्भाग्य है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो अपने सदन में उठाए और उस समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इसके लिए निरंतर वो प्रयास करते रहे। हमारे आम देवतुल जनता के दुख सुख में वो सम्मिलित हो और जितना कार्य संभव हो सके। बुलंदशहर पुलिस लोकसभा चुनाव और त्योहार को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। साथ ही आबकारी विभाग भी लगातार शराब तस्करी पर रोक लगाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगातार आबकारी विभाग शहर में छापा मार रहा है और ऐसे में डीसीएम में छुपाकर रॉयल क्लासिक की अंग्रेजी शराब राजस्थान से बिहार ले जाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के कब्जे से 28 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने डीसीएम को सीज कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लोकसभा 2024 के चुनाव है, इसके मद्देनजर हमारे जनपद की टीम जो है आबकारी विभाग अपना और जीएसटी के जो आयुक्त हैं उनकी संयुक्त टीमें गठित है और रेगुलर चेकिंग हो रही है, रोड चेकिंग, जिसके दौरान रोड चेकिंग दौरान एक ट्रक में 28 पेटी टेट्रा पैक में, जिसमें कुल 12 से 86 पौवे बरामद किए गए हैं। वाहन जो 10 टायरा वाहन ट्रक है उसको मौके पर जब्त कर दिया गया है। आजमगढ़ में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांगने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। वहीं टीम ने घूस लेने के आरोपी के पास से रिश्वती नोट भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ठेकमा विकास खंड के संदीप कुमार राय ने परिवार के सदस्य का निधन हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्राम पंचायत अधिकारी ब्रिजेश कुमार यादव ने सुविधा शुल्क के रूप में 5,000 रुपए की मांग की और इसी के बाद पीड़ित ने ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। वहीं पकड़े गए आरोपी सेक्रेटरी को संबंधित थाने ले जाया गया, जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमरोहा में थाना बशराइयों के रहमापुर रोड पर अचानक ट्रैक्टर मोड़ने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में गजरौला फैक्ट्री से ड्यूटी करके लौट रहे पवन नाम के शख्स की मौत हुई है। वहीं गुड्डू नाम का शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर प्रतापगढ़ नवाबगंज के दयालपुर से है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की तार से गला दबाकर घर के अंदर ही हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक की पत्नी और उसके आशिक ने ही उसकी हत्या की थी। वहीं मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने तार का इस्तेमाल करते हुए गला दबाकर इस हत्या को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त होने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। दौरान विवेचना जब उसकी
पत्नी को इंट्रोगेट किया गया तो उसने बताया कि वह और उसका पति एक शादी में गए हुए थे। शादी के बाद लौटते समय उसके पति ने कहा कि वह घर जाए और वह सुबह आ जाएगा। रास्ते में ही पत्नी ने अपने प्रेमी को फोन किया और उसे घर पर बुलवाया। कुछ देर बाद उसका पति भी आ गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हुए वह उत्तेजित हो गया, जिस पर बिजली का करंट लगाकर उसकी मृत्यु कारित कर दी गई। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।